हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5th का एवीएस, जिसमें चैप्टर नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं 13, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर, और इससे बहुत ही क्वेश्चन स्टेटेड एग्जाम में बनते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं, और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी चैप्टर नंबर 12 तक की, वो लोग देख लेंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर, देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम क्या है? बसेरा ऊंचाई पर। ये कहानी है एक यात्री की। किसकी कहानी है? एक यात्री की, जिनका नाम क्या है? गौरव जानी। कौन है? गौरव जानी। ये स्टोरी पढ़ते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। लिखते हैं, ये बोलते क्या है? मैं हूं गौरव जानी और यह है लोनर। इनकी बाइक का नाम क्या है? लोनर रखा हुआ है इन्होंने, जिसका मतलब क्या होता है? अकेला होता है। मेरी सबसे बढ़िया साथी मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूं हरदम। कौन बोल रहा है? गौरव जानी बोल रहे हैं। आगे स्टोरी में क्या है? हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची-ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग-अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। आप लोग स्टोरी को पूरी पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत हैं। कैसी की तैयारी? आगे क्या है स्टोरी में? कैसी की तैयारी क्या है? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। तो क्वेश्चन सेटेड एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि एक ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही है, या एक किसी बच्चे या व्यक्ति का नाम दे देगा, यहाँ से यहाँ की यात्रा कर रहा है, तो उसको रास्ते में किस किस शहर से गुजरना होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन देता है सीटेट में। फिर क्या आगे स्टोरी में? मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वही एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। कहां तक जाना था? लेह तक जाना था। मेरा नया घर। अब क्या है? मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भर पेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंखें खुलती थी। फिर क्या है? ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान, इसमें क्या है? आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, गर्म और ठंडा। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का, ठीक। और ठंडा रेगिस्तान है ये लेह लद्दाख है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में होती है।
लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती थी। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत, झूले झूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत। कहाँ पे बोलते हैं झूले झूले? लेह लद्दाख में। चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। तो सेटेट एग्जाम में देखिए कई बार पूछा हुआ घर से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे घर 2 मंजिला होते हैं, या पत्थरों के घर कहाँ पे होते हैं, नीचे के घर का यूज किस लिए होता है, ऊपर की मंजिल का यूज किस लिए होता है। तो नीचे के मंजिल का यूज किस लिए? जानवरों को रखने के लिए या सामानों को रखने के लिए करते हैं, और ऊपर की मंजिल पर खुद रहते हैं। बट सर्दी के दिनों में क्या होता है? सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। क्यों? क्योंकि नीचे ठंड कम होती थी, क्योंकि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती थी। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है। ये कहाँ की स्टोरी है? लेह लद्दाख की है। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। ये कब होता होगा? दिसंबर जनवरी में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तब जो है उन लोगों को नहीं मिलता होगा। वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लकड़ी से क्यों बनाते हैं वो लोग? क्योंकि ठंड से बचाने के लिए। आगे क्या है स्टोरी में? दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। कहां पर? दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। इसमें क्या है? अब समय था आगे बढ़ने का। लेह लद्दाख से अब ये लोग आगे कहां जाएंगे? टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किल से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। चांगथांग इलाका कितनी ऊंचाई पर था? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। कहाँ पहुंचे थे ये लोग? चांगथांग इलाके में पहुंचे थे, जो कितनी ऊंचाई पर था? 5000 मीटर की ऊंचाई पर था। अब ये लोग कहाँ पहुंचे? चांगथांग में किससे मिले? चांगपा जनजाति से। किससे मिले? चांगपा जनजाति से। वहां मैं मिला किससे? नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला।
एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतु लोग हैं। चांगपा कौन से कैसी जनजाति? घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं और इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। किसकी? चांगपा की बात हो रही है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर, ऐसा माना जाता है चांगपा जाति में कि जिसके पास जितनी भेड़ बकरियां होगी वो उतना ही धनाढ्य होगा, उतना ही ऊंचा परिवार होता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। कैसी? चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो जो पश्मीना ऊन बनती है वो तो बकरियों से बनती है। उसको कौन सी जनजाति पालती है? चांगपा जनजाति। और ये लोग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं जो है चांगथांग में। आगे क्या है स्टोरी में? जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। क्या है? बकरियां जितनी ही ऊंचाई पर और जितनी ही ठंड में होगी उनके बाल उतने ही अच्छे होते हैं और नरम होते हैं। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। किसका? चांगपा जनजाति का। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल। नामग्याल कौन था? एक कोई व्यक्ति था चांगपा जनजाति से, उसका नाम था नामग्याल। वो क्या कहता है? आपका स्वागत है। नामग्याल कहता है मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। कौन? नांगपा ले गया। किसको? गौरव को। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। किसको? टेंट को। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये क्या है? चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है? जहां ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। क्या मतलब होता है? जहां बहुत कम लोग रहते हैं उसको ही चांगथांग बोलते हैं। और ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उस सर में दर्द होना, ये सब सांस लेने में मुश्किल होना, ये सब होता है। आगे क्या है? दुनिया में मशहूर पश्मीना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म करती है। कितने स्वेटर के बराबर? 6 स्वेटर के बराबर। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत जो है 6 की जगह 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, 7 लिख देगा, इतना सा डिफरेंस करेगा और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर? लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। किसे? एक पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, लगभग कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इतने पतले होते हैं कि एक बाल हमारे और बकरियों के 6 बाल। इसीलिए पश्मीना शॉलों को मशीन के द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। पश्मीना शॉल की बुनाई आदमी लोग ही करते हैं, मशीन से नहीं होती है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती। कितने? 250 घंटे की बुनाई से एक पश्मीना शॉल बनती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुनती हो तो कितने दिन लगेंगे। ये है पश्मीना शॉल की विशेषता। अब आगे क्या था स्टोरी में? हम लोग कहाँ पहुंचे थे?
हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि ये जो है कहाँ पे गौरव कहाँ जाते हैं, जो टेंट बनाए रहता है नामग्याल, वो अपने टेंट में इनको ले जाता है जो बहुत ही मजबूत और गर्म होता है। इसके बाद हम लोगों ने पश्मीना शॉल वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अब क्या थी, पट्टियां, जो टेंट की विशेषता है, पट्टियां जो थी 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो, रेबो क्या, टेंट को क्या बोलते थे, रेबो। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। आगे क्या है स्टोरी में, 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से चलती हैं हवाएं। कितने, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। सोचो तुम अपने गांव में बस में बैठे हो और इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहां पहुंच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें वो भेड़ बकरियों को रखते थे उसे लेखा कहते थे, और जिस टेंट में वो खुद रहते थे उसे क्या कहते थे, रेबो कहते थे। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रेबो किसको, टेंट को बोलते थे जिसमें चांगपा जनजाति रहती है, और लेखा जिसमें वो अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को रखते थे, उसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। क्या बनाता है, खास निशान बनाता है अपने जानवरों की पहचान के लिए। कौन, चांगपा जनजाति। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम होता है। जानवरों को चराने का काम किसका होता है, उस घर की जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं उनका होता है। और ये अपने जानवरों पर एक निशान भी बनाते हैं जिससे जो है पता चले कि किसका जानवर कौन सा है। फिर क्या है, चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, ये है। उसके बाद फिर क्या है, आगे क्या है इस स्टोरी में, श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। अब जो है गौरव दूसरे शहर जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर। तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो आप भी देखो। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये डल झील में जो शिकारा नाव होती है उसकी फिगर है। कहाँ पे चलती है डल झील, कहाँ पे, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डल झील होती है। इससे लोग जो है नौकायन या घूमने जाते हैं डल झील में। फिर क्या है, लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू
शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी, इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था। और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर। ये तो हो गया डल झील। ये पूछता है कि शिकारा कहाँ पर चलती है, तो ये जम्मू कश्मीर में डल झील में चलती है। फिर क्या है आगे, क्या है ये फिगर देखिए। क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। मतलब सारे लोग जो क्या होता है रोटी बेकरी से खरीद करके लाते हैं। ये फिगर देखिए दिया हुआ है बेकरी शॉप का। आगे क्या है फिर स्टोरी में, श्रीनगर के घर एक नजारा। ये है वहां के घरों का एक एक नजारा। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। क्या है ये, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हाउस बोट में। तो हाउस बोट पूछा जाए कहाँ पे चलती है, तो श्रीनगर में इस तरह से होती है हाउस बोट। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ये डेटा भी आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या है अगला घर कौन सा है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ये कहाँ का है, ये भी श्रीनगर का ही है। हाउस बोट भी श्रीनगर में चलती है और लकड़ी के डोंगे भी श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में। डल झील और झेलम नदी दोनों में। इन लोगों में कई परिवार होते रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जिस तरह से मकान में घरों में कमरे होते हैं उस तरह से ये डोंगे जो बने हुए नाव जो है इसमें भी होते हैं घर, कमरे होते हैं। ये क्या है, ये है हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्शा पजल जैसा दिखता है। खत्म बंद किसे बोलते हैं? जो हाउस बोट होती है उसकी छतों पर जो डिजाइन बनी होती है लकड़ी से बनी होती है उसे खत्म बंद कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, ये है पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा होती है, जिससे बर्फ वहां पे ना रुके, या बारिश हो तो बर्फबारी जब होती है तो वो नीचे गिर जाए, छत पे ना रुके रहे। ये फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। ये देखिए इस तरह की होती है ये खिड़कियां, जिस तरह से उभरी हुई हैं इस तरह की खिड़कियां होती हैं। ये श्रीनगर की बात हो रही है। कैसी होती है? जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे जो दिखा रहे हैं फिगर ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। ये हो गया। अगला फिर क्या है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर डिजाइन जो होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। जो घर की खिड़की और दरवाजों पर डिजाइन बनी होती है इसको क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। मेहराब ये हो गया इंपॉर्टेंट। और ये इसको जो खिड़कियां बाहर की तरफ निकली होती है उसे क्या कहते हैं? जालीदार खिड़कियां, उसे डब बोला जाता है। फिर खत्म बंद किसको बोला जाता है? जो नाव हाउस बोट होती है उसकी छतों पे जो लकड़ी से नक्काशी की होती है उसे क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। ये हो गया डल झील कहाँ पे चलती है? हाउस बोट श्रीनगर जो है ये सब ये जो नाव है ये कहाँ पे चलती है बोट? ये श्रीनगर के डल और झेलम नदी में चलती है, डल झील में और झेलम नदी में। ये हो गया फिगर। हाउस बोट अगर पूछे कहाँ पे चलता है तो श्रीनगर में 80 फुट तक ये लंबे होते हैं और 8 से 9 फुट तक चौड़े होते हैं।
अब अगला इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे स्टोरी पर, ये है। और बकरवाल जनजाति भी कहाँ की होती है, वहीं की होती है, जो है कहाँ की, लद्दाख में। ये गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाई पर ले जाते हैं। ये हो गया हम लोगों का पूरा चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोग उसे एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और इन सारे से क्वेश्चन बने हुए हैं। जिन लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियोस को वो लोग देख लेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।